2019 में जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने थे तो उनका पहला लक्ष्य यही था कि भारत को नक्सलवाद से मुक्त करना है। ये कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है? क्या ये नक्सलिज्म को रिप्लेस करना चाहती है कि नक्सलिज्म समाप्त हो रही है तो अब हम वो हथकंडे अपना लें जो नक्सली अपनाते थे? 3 मार्च 1967 में नक्सलबारी में पहली बार नक्सलिज्म को एक तरह से जीवित किया गया था। नक्सलिज्म को एक भारत में पनपना शुरू हुआ, पनपा था। इस बार होलिका के दिन, वो भी 3 मार्च को पड़ रहा है, पूरी तरह से नक्सलवाद का दहन भारत में होने जा रहा है। आज राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक टॉर्च बेरर बन चुकी है अर्बन नक्सलिज्म की। दूसरी बार सरकार बनने के मात्र 3 महीने के अंदर या उससे कम के अंदर, मात्र 2 महीने 6 दिन के अंदर जो है आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया और उसके बाद 3 महीने बाद CAA बिल लाया गया। माननीय गृह मंत्री ने कब घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। जो नज़रिया था यूपीए की सरकार का, जी, यूपीए की सरकार इसको एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में देखती थी, जबकि हमारी सरकार इसको एक प्राइमरीली एक टेररिज्म की दृष्टि से, एक नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखती है। नक्सलिज्म जो है वो कई फेजेस में इंडिया में उसने असर छोड़ा है और मुख्य तौर पर 5-6 राज्यों में। जिस जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2010 में सलवा जुदूम को निरस्त किया था, उसके अगेंस्ट जजमेंट पास किया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 2025 में रिवॉर्ड किया, वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया था। सुदर्शन रेड्डी की बात कर रहा हूँ मैं। शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, मैं तो उनको अर्बन नक्सल नहीं मानता हूँ। यूपीए चाहती थी कि सलवा जुदूम रुके। उस वक्त जो एक व्यापक इकोसिस्टम था अर्बन नक्सल्स का, उसको सरकार का समर्थन प्राप्त था। अर्बन नक्सल्स आज भी पनप रहे हैं लेकिन उनको कंट्रोल में रखा गया है। जिस प्रकार से उमर खालिद जो है दिल्ली राइट्स के बाद आज 6 साल होने को हैं, जिस प्रकार से वो, मुझे लगता है इनको भी पता चल गया है कि इतना आसान नहीं है कानून को तोड़ना, इतना आसान नहीं है अपने मंसूबों को पूरा करना इस सरकार की देख रेख में। और कोई अर्बन नक्सल हो ना हो इस वक्त देश में, राहुल गांधी ने मान लिया है कि उनकी राजनीति केवल अर्बन नक्सली हथकंडे अपनाकर आगे बढ़ सकती है। क्योंकि जब आप किसी आतंकवादी सोच को पर प्रहार करते हैं तो वो पूरी तरह से जो है जहन से नहीं जाता है। तो एक मैसिव रिहैबिलिटेशन प्लान जो है वो निश्चित रूप से वो जोन वाइज हर स्टेट के लिए एक रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2019 में जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने थे तो उनका पहला लक्ष्य यही था कि भारत को नक्सलवाद से मुक्त करना है और इसके लिए उन्होंने एक डेडलाइन भी रख दी थी, 31 मार्च 2026, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और असर भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो अब कुछ ही क्षेत्र हैं, चाहे झारखंड में 2-3 जगह हैं या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1-2 जगह है, बाकी सारी जगह से नक्सलवाद का लगभग सफाया हो चुका है, यानी अपने टारगेट को वो अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पिछले 10-11 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जिस नक्सलवाद ने इतने दशकों से भारत की नाक में दम कर रखा था उसे काबू में पा लिया गया? और ऐसा क्या था, पिछली सरकारों की कमियां ऐसी क्या थी कि वो नक्सलवाद पर काबू नहीं पा पाए? और इसके बाद आगे की तस्वीर क्या, इन जनजातीय लोगों के लिए भविष्य कैसा है? इस सभी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है तुहिन सिन्हा, जो कि एक ऑथर भी हैं। अपनी उनकी पुस्तक आ रही है नक्सल टेरर वैंक्विश्ड, जिसका हिंदी संस्करण भी आएगा, नक्सल मुक्त भारत, और साथ ही साथ ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो इनसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तृप्ति जी। हाँ, अमित शाह जी ने जिस डेडिकेशन के साथ कहा था कि वो नक्सलवाद से भारत को मुक्त कर देंगे और 31 मार्च की एक डेडलाइन रखी, तो जिस तेजी से काम हुआ है, चाहे वो गिरफ्तारियां हो, नक्सलवाद के जो एरियाज हैं वहां पर जिस तरह के हमले किए गए, नक्सलियों को मारा गया, जो उन्होंने सरेंडर किए, आत्मसमर्पण करने वालों की भी संख्या ज़्यादा है, ये असर पूरी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर से नक्सलवाद। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये नक्सलवाद को ख़त्म करने का ये सफल जो प्रयास था, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर लोकतंत्र में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। तो जो आज से पहले की सरकारें थीं उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। आज से 12-13 साल पहले और उससे दशकों पहले तक
ये मान लिया गया था कि कुछ समस्याओं को जीवित रखने में अधिक राजनीतिक लाभ है, उसको समाप्त करने में जो है कोई लाभ नहीं है। और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी तब की, वो जानबूझकर राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में कुछ प्रॉब्लम्स को जीवित रखती थी। तो ये एक बड़ा चेंज जो है 2014 के बाद देखा गया, जो हमारी लीडरशिप है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और 2019 के बाद जब अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तो जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित विषयों का निदान ढूंढा गया, मेरे ख्याल से वो अप्रत्याशित है। तो दूसरी बार सरकार बनने के मात्र 3 महीने के अंदर या उससे कम के अंदर, मात्र 2 महीने 6 दिन के अंदर जो है आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया। और उसके बाद 3 महीने बाद CAA बिल लाया गया। आज से 2 साल पहले जो है राम मंदिर की स्थापना एक तरह से जो है संपन्न हो गई थी पूरी तरह, तो अभी 3 महीने पहले संपन्न हुई है। तो इन सब से निश्चित रूप से एक कॉन्फिडेंस भी था सरकार में कि नक्सलवाद की भी समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन एक यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी अलग थी। आपको पता है पहली बार माननीय गृह मंत्री ने कब घोषणा की कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा? मात्र 1 साल पहले, पिछले मार्च 2025 में लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि सडनली 1 साल पहले ये काम शुरू हुआ। पिछले 3 - 3.5 साल से ये काम जो है बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शांत तरीके से चल रहा था। तो सबसे पहला तो ये राजनीतिक लीडरशिप जो इस वक्त है मोदी जी की और माननीय गृह मंत्री जी की, वो फ्लैशी अनाउंसमेंट्स में यकीन नहीं रखती है, वो कर्मठता में यकीन रखती है। जब पूरी तरह से काम जो है वो कंक्लूजन की ओर बढ़ रहा होता है, कंक्लूजन सुनिश्चित होता है, तब घोषणा में यकीन रखती है। लेकिन निश्चित रूप से इस पर 3.5 साल पहले, बल्कि कोविड का जो मुख्य संकट था वो हट रहा था, उस वक्त जो है ये निर्णय सरकार ने ले लिया था। और अगर कुछ आंकड़ों पर जाए तो इनफैक्ट 3 मार्च 1967 में नक्सलबारी में पहली बार नक्सलिज्म को एक तरह से जीवित किया गया था। नक्सलिज्म को एक भारत में पनपना शुरू हुआ, पनपा था नहीं, एक औपचारिक तौर पर एक सभा में उसकी घोषणा की गई थी। तो आज 49 वर्ष बाद इस बार होलिका के दिन, वो भी 3 मार्च को पड़ रहा है, पूरी तरह से नक्सलवाद का दहन भारत में होने जा रहा है। अभी 2 दिन पहले देवू जी, जो उनके बच्चे कुचे 2-3 कमांडर हैं, उन्होंने सरेंडर किया। 3 महीने पहले नवंबर में हिडमा, जो सबसे खूंखार नक्सल आतंकवादियों में से था, जिसका हाथ 2010 में बाय द वे सबसे बड़े हमले हुए हैं। अप्रैल में जो है CRPF की एक बटालियन पर अटैक किया गया, जिसमें लगभग 75 लोग मारे गए थे। और एक ट्रेन को उसके ठीक 1.5 महीने बाद मई के महीने में अटैक किया गया था, जब लगभग 150 लोग मारे गए थे, 148। तो ये व्यक्ति, ये खूंखार आतंकवादी हिडमा उसमें शामिल था, उन 2 बड़े आतंकवादी घटनाओं में। तो इसका अंत हुआ नवंबर में। और अब मात्र जो मेरी जानकारी है, 1 नक्सल कमांडर बच जाता है और 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आंशिक प्रभाव है नक्सलियों का। अन्यथा पूरी तरह से जो है भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। मध्य प्रदेश ने घोषणा कर दी है, बिहार ने घोषणा कर दी है, महाराष्ट्र में तो गढ़चिरौली में एक बड़े स्टील प्लांट की स्थापना हो रही है 10,000 करोड़ से। तो वो स्टील प्लांट स्टील सिटी के नाम से जाना जाएगा। जी, अभी तक क्योंकि जनवरी तक के आंकड़े यही है कि छत्तीसगढ़ में 3 जिले बचे हैं और झारखंड में मात्र 2 जिले बचे हैं ये। और साथ ही साथ 2019 से 2026 तक 5,880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और 7,409 गिरफ्तार हुए हैं। मतलब एक तरह से पूरी रीढ़ ही टूट जाती है जब आपके साथ जो वो होते हैं, आपके जो लीडर मारे जाते हैं, इनके जो नक्सलवादियों के। आपने दहन की बात की, हम दहशत की बात करते हैं। दहन इनका हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप झारखंड, बिहार उस क्षेत्र से भी आते हैं, आपने वो दहशत देखी है, इनकी वो क्रूरता देखी है। और जिस तरीके से ये आते थे,
छापामार इनके जो हमले हमारी सेना पर मतलब हमारे जो सुरक्षा बलों पर होते थे, उसके अलावा जो गांव के अंदर घुस के मासूम जो गांव वाले थे उनके साथ जिस तरह की दहशत के ये इनके क्रूर कारनामे हमने सुने हुए हैं, वो सब आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तब इन पे कंट्रोल पाना तब की सरकारों के लिए एक मजबूरी सी क्यों बन गई थी, और ऐसी क्या वजह है कि इनके लिए आसान हो गया है? सुरक्षा बल तो वही है। मुख्य कारण ये था कि जो नजरिया था यूपीए की सरकार का, जी, यूपीए की सरकार इसको एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में देखती थी, जबकि हमारी सरकार इसको एक प्राइमरीली एक टेररिज्म की दृष्टि से, एक नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखती है। सबसे पहला अंतर तो वही हो जाता है। जब आपने कहा, आपने अच्छा हुआ आपने कहा कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है नक्सली हमलों को, हालांकि जहाँ मैं बड़ा हुआ था उस शहर में उनका प्रभाव नहीं था। लेकिन अब जैसे झारखंड की अगर आप बात करें तो बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, आपको जानकारी होंगे, उनके पुत्र को नक्सलियों ने मारा था 2007 में। दशहरा का समय था, वो लेट 12-1 बजे जो है कहीं वो बाहर गए थे अपने मित्रों के साथ, और उनको पकड़कर चिन्हित करके नक्सलियों ने मारा था। इस पुस्तक के लिखे जाने की प्रक्रिया में भी मेरी उनसे बात हुई। आज भी वो आहत हैं, और कई बार जो एक रिग्रेट रह जाता है कि आज भी वो कहते हैं कि क्यों उसको रात को बाहर निकलने की ज़रूरत थी। हालांकि बाबूलाल मरांडी जी कभी पब्लिक में बात नहीं करते, उनकी एक अपनी फ़िलॉसफी है कि वो लेकिन मैं जानता हूँ कितने आहत हैं उस इंसिडेंट से। कोई किसी भी व्यक्ति का अगर जवान पुत्र को इस तरह से मारा जाए, तो जब एक्स मुख्यमंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं था तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रकोप था इन लोगों का। लेकिन इनको ऑक्सीजन मिलता था जेएनयू में, इनको ऑक्सीजन मिलता था डॉक्टर विनायक सेन जैसे लोगों के द्वारा, जिनको यूपीए के दौरान प्लानिंग कमीशन में सुसज्जित पद दिए जाते थे, वहाँ पर बैठाया जाता था, और वहाँ से जो है ये ऑपरेट करते थे और अपने अर्बन नक्सल नेटवर्क को और बढ़ाते थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर था। महेंद्र कर्मा जिन्होंने सलवा जुदुम शुरू किया था, कांग्रेस के ही थे, जबकि बल्कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उस वक्त, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के थे। लेकिन जो कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व थी सोनिया गांधी की, उन्होंने किस तरह से उनको धोखा दिया, एक तरह से धोखा कहें या मान लीजिए, मतलब इंग्लिश में वो शब्द होता है शी बिट्रेड हिम। जब एक तरफ महेंद्र कर्मा जो है लड़ाई लड़ रहे थे ज़मीन पर नक्सलियों के विरुद्ध, और कई उन पर अटैक हुए। 2013 में जब वो मारे गए, विद्याचरण शुक्ल बल के मारे गए, जो कि सीएम रह चुके थे, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता में से थे। लगभग उसी दौरान सोनिया गांधी अपनी एनएसी में एक एक्सट्रीम लेफ्ट माइंडेड व्यक्ति को भर रही थी, भले वो हर्ष मंदार हो, भले वो डॉक्टर विनायक सेन हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से कॉम्प्रोमाइज़ थी। नेशनल सिक्योरिटी की जो ग्रेविटी थी, जो मैग्नीट्यूड थी, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूपीए के दौरान 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स प्रभावित थे इससे। नक्सलिज्म जो है वो कई फेजेस में इंडिया में उसने असर छोड़ा है, और मुख्य तौर पर 5-6 राज्यों में। 1967 में हालांकि शुरू हुआ था। अगर आप डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा नक्सली हमले और किलिंग्स जो हैं वो 2004 से लेकर लगभग 2012 तक हुई थी। और उसी समय जब ये 2 सबसे बड़े किलिंग्स हुए, जिसमें एक में सीआरपीएफ के जवानों को मारा गया, दूसरे में ट्रेन के पैसेंजर्स को मारा गया, तो जेएनयू में उनके समर्थन, उन आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाए गए थे, जश्न मनाया गया था। तो बल्कि सुदीप्तो सेन मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने केरला फाइल्स बनाई थी और उसके बाद बस्तर बनाई थी। तो मैंने उनसे भी मेरी बहुत संवाद हुई इस विषय पर, बल्कि इस पुस्तक में भी वो अपना उन्होंने एक ब्लर्ब लिखा है। उन्होंने कई बार जो है वो बस्तर के इलाके में उन प्रभावित गाँवों में गए हैं, गढ़चिरौली में उनकी फिल्म शूट हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो यूपीए की सरकार में सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की दृष्टि से देखी जा रही थी, वो सबसे बड़ा कारण था कि जो सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था इंडिया का, उसको ट्रिविलाइज किया गया था, उसको मिनिमाइज किया गया था। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये हमारे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रताड़ना भी
अगर किसी की हुई है नक्सलियों के द्वारा तो वो गरीब ट्राइबल्स की हुई है। जो ट्राइबल उनका साथ नहीं देता था, किस प्रकार से उनको कुचला जाता था, किस प्रकार से मतलब वो निर्मम तरीके से हत्या की जाती थी कि दूसरा कोई कर ना पाए। इतने मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि आईसिस के आतंकवादियों के हत्या करने का तरीका उतना निर्मम क्रूर नहीं होगा जितना इन नक्सलियों का है। तो इसलिए जब ये बातें उठती हैं, पर तुहिन जी एक जो बात हमने देखी है कि जब ये नक्सलवाद अपने चरम पर था, या हम यूपीए की सरकार के समय भी देखते थे, एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम चलता था। यानी यहाँ पर नक्सली अपना हमला करेंगे, गांव वाले साथ देंगे, अगर कोई पकड़ा जाएगा तो अर्बन नक्सल जो शहरों में बैठे हैं वो उनकी पैरवी करेंगे और एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका उन अर्बन नक्सलियों की हो जाती थी, क्योंकि वो एक शील्ड देते थे और जस्टिफिकेशन देते थे जो नक्सली कर रहे हैं। जब अमित शाह जी ने ये पूरी मुहिम चलाई तो एक बड़ी चुनौती ये भी थी, और कमाल की बात ये है कि इतना कुछ होने के बाद कहीं से वो अर्बन नक्सलियों की वो आवाज़ नहीं आई जो 5,880 मैंने आपको बताया, 7,409 जो गिरफ्तार हुए हैं, कि उनके लिए ये आवाज़ उठा पाए। ये जो नेक्सस नक्सलियों का जो था विद अर्बन नक्सल, इसको तोड़ना, इस चुनौती से निपटना, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, आपको यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि जिस जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने 2010 में सलवा जुदूम को निरस्त किया था, उसके अगेंस्ट जजमेंट पास किया था, उसको कांग्रेस पार्टी ने 2025 में रिवॉर्ड किया, वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया था। सुदर्शन रेड्डी की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोर्ट में भी 2010 में जब सलवा जुदूम को नकारा गया था, जब उसको रोका गया था 5 साल की व्यापक सफलता के बाद, तो उसमें भी यही अर्बन नक्सलियों का हाथ था। इनकी लीगल सपोर्ट के बगैर, इनकी इंटेलेक्चुअल सपोर्ट के बगैर सुदर्शन रेड्डी जी ये जजमेंट नहीं पास कर पाते। तो जितना नुकसान अर्बन नक्सल्स ने किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा, एंड दे आर एंटी नेशनल्स। आज भी शर्जील इमाम हो या उमर खालिद हो, मैं तो उनको अर्बन नक्सल नहीं मानता हूँ। बिल्कुल। पिछले सप्ताह जो है उमर खालिद की एक पुस्तक का विमोचन हुआ, जो एक जर्नलिस्ट श्रीनिवासन जैन ने यहीं आसपास किया था, और उसमें जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे वो सारे अर्बन नक्सली हैं। तो निश्चित रूप से अर्बन नक्सल्स की पनाह के बाद के बगैर, उनकी इंटेलेक्चुअल मेंटोरिंग के बगैर नक्सलिज्म इतना आगे नहीं बढ़ता, इतने सालों तक सस्टेन नहीं हो पाता। अच्छा, सलवा जुडूम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा था। थोड़ा सा दर्शकों को बता देते, सलवा जुडूम में ये कार्य किया गया था कि जो गांव वाले हैं उन्हें हथियार दे दिए गए थे कि अगर आप पे नक्सली हमला करते हैं तो आप उनका सामना करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही कामयाब तरीके से चल रहा था। और जिनकी आप बात कर रहे थे महेंद्र कर्मा जी की, और उन्होंने बहुत और उसका नेतृत्व भी किया था, लेकिन उनकी इतनी निर्मम हत्या की गई थी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इन नक्सलियों के द्वारा। उसके बाद सलवा जुडूम को बंद कर दिया गया था। नतीजा यह निकला था कि चुन चुन के जो लोग इस मुहिम में जुड़े थे, नक्सलियों ने उन्हें बहुत ही दहशत भरी मौत दी थी। इसको जो बंद करने का जो निर्णय लिया गया था, वो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उल्टा पड़ गया था? नहीं, पर अगर यूपीए में इच्छा शक्ति होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती, तो कोर्ट के विरुद्ध जाकर वो एक अपना कानून बना सकती थी। यूपीए चाहती थी कि सलवा जुदूम रुके, बल्कि सलवा जुदूम एक रेयर ऐसी मूवमेंट थी जिसमें कि लोकल लेवल पर कांग्रेस और बीजेपी में समन्वय था। जिस मूवमेंट को महेंद्र कर्मा जी ने शुरू किया था, उसको डॉक्टर रमन सिंह ने सपोर्ट किया था। तो ये लोग जो दिल्ली में बैठे हैं, सोनिया गांधी और उनका परिवार, वो लोकल पॉलिटिक्स से, एक तो उनको समझ नहीं है लोकल इश्यूज़ की, लोकल पॉलिटिक्स से। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये बहुत ही केयरलेस, बहुत ही लापरवाह है। और तीसरा, वो तो मतलब चाइना का एंगल है ही, पता नहीं उनमें क्यों इतनी एक सॉफ्ट को कॉर्नर रहती है चाइना के प्रति, पैलेस्टीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति। खैर, वो एक अलग विषय है, उस पर विषयांतर होगा अगर हम उस पर जाएं। लेकिन निश्चित रूप से उस वक्त जो एक व्यापक इकोसिस्टम था अर्बन नक्सल्स का, उसको सरकार का समर्थन प्राप्त था। डॉक्टर विनायक सेन, जो कि आज कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे, निश्चित हो, जो कि दवा पहुंचाने के एवज में
पता नहीं क्या क्या जानकारियाँ, पता नहीं क्या क्या जो है इक्विपमेंट्स या जो भी वो प्रोवाइड करते थे नक्सल्स को, उनको प्लानिंग कमीशन में बैठाना, ये कोई भी सभ्य सरकार, कोई भी देश के प्रति समर्पित सरकार नहीं कर सकती है। तो खैर वो दौर अलग था जी। देखिए, अर्बन नक्सल्स आज भी पनप रहे हैं, लेकिन उनको कंट्रोल में रखा गया है। इसीलिए मैं आपसे वही बात कर रही थी कि नक्सलवाद को आप ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये जो विचारधारा है, जिसका जैसे कि अभी 3 महीने पहले हिडमा को जब मारा गया तो यही दिल्ली में इंडिया गेट पर हिडमा के पक्ष में नारे लगाने वाले युवाओं को आगे किया इन अर्बन नक्सलियों ने। इस विचारधारा को कैसे ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि ये तो युवाओं को बताना पड़ेगा ना कि नक्सलवाद कितने क्रूर थे नक्सलवादी। हमारे नेताओं के बारे में, हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ। सलमान खान की फिल्म का एक डायलॉग था कि जब ये लोग कमिटमेंट कर देते हैं तो खुद की भी नहीं सुनते। तो जब यहाँ तक हम पहुँच गए, जब नक्सल मुक्त भारत एक रियलिटी होने जा रहा है, तो अर्बन नक्सल से भी रूथलेसली डील किया जाएगा, पूरी दृढ़ता के साथ डील किया जाएगा। इनफैक्ट हमेशा से अगर आप देखें, हम हमेशा जो है, हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ऐसे लूप होल्स, ऐसी खामियां ढूंढती हैं जिनकी भरपाई, जिनको कि वो कर सके, फुल प्रूफ कर सके। तो 2019 में जब दूसरी बार हमारी सरकार बनी थी, मोदी जी की सरकार बनी थी, तो एक इम्पॉर्टेंट एंटी टेरर लॉ आया था, जिसमें अगर कोई टेररिस्ट या अगर कोई आतंकवादी जो है किसी संस्था के साथ नहीं भी जुड़ा हो, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अगर वो इस तरह की गतिविधियों, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो वो टेररिस्ट ही डेजिग्नेट होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है चेंजेस लॉ में हुए हैं। अब कल नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है वो रिलीज़ किया गया। पहली बार जो है एक बहुत ही स्पष्ट तरीके से जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, वो हो सकता है इस्लामिस्ट टेररिस्ट हो सकता है कि नक्सल्स हों, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उसके साथ जो है बहुत ही रूथलेसली, बहुत ही निर्ममता के साथ सरकार कानून के दायरे में काम करेगी। तो अर्बन नक्सल्स खुद ब खुद जो है, जिस प्रकार से उमर खालिद जो है दिल्ली राइट्स के बाद आज 6 साल होने को हैं, जिस प्रकार से वो, मुझे लगता है इनको भी पता चल गया है कि इतना आसान नहीं है कानून को तोड़ना, इतना आसान नहीं है अपने मंसूबों को पूरा करना इस सरकार की देख रेख में। और ये लोग भी थोड़ा थम गए हैं। अब ये बात नहीं करते हैं, उस तरह की बातें नहीं करते हैं कि चिकन नेक जो है थोड़ा जोर लगाओ, चिकन नेक टूट जाएगा, चिकन नेक भारत से ब्लॉक कर दो। अब ये उस तरह की बातें नहीं करते हैं, और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद और भी ये कायदे से और अपनी औकात में रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरा आखिर में यही है कि जो सबसे बड़ा कारण बताया गया था इस नक्सलवाद के पक्ष में, जो अर्बन नक्सली हों, चाहे उन्हें सपोर्ट करने वाले हों, वो यही कहते हैं कि जल जंगल जमीन। चूँकि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं इसको थोड़ा डिबेट को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। आज राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक टॉर्च बेरर बन चुकी है अर्बन नक्सलिज्म की। अच्छा, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, राहुल गांधी के बारे में, जैसा आपने यूपीए के समय बताया कि किस तरह से अर्बन नक्सलियों को इन्होंने अपने आसपास रखा हुआ था। राहुल गांधी के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने आसपास इसी तरह के लोगों का एक पूरा हुजूम रखा हुआ है, वही उन्हें सलाह देते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। और शायद यही वजह है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो दूर होते जा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। अब 4 दिन हो गए, मैं कांग्रेसियों से पूछता हूं किसी डिबेट में कि आखिर वस्त्र उतारने की क्या ज़रूरत थी एआई समिट में, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कोई कहता है गलगोटिया, कोई कहता है प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन जिस प्रकार की अभद्रता, जिस प्रकार की, अब देखिए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह से लेकर राहुल गांधी की अश्लीलता ग्रह तक, इस कांग्रेस पार्टी का पतन जो है वो इस लेवल का है कि ये रिवर्सिबल है ही नहीं। ये केवल और केवल जो है अब फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर जानी जाएगी। तो आज जो है राहुल गांधी एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं अर्बन नक्सल्स के लिए। हालांकि अर्बन नक्सलिज्म ओवरऑल जो है एक दायरे में है, वो सीमित कर दिया गया है। अर्बन नक्सल्स जो हैं वो वैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं जैसे शर्जील इमाम ने 6 साल पहले। नहीं, आप मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो अर्बन नक्सल बेरोजगार हो गए हैं नक्सलवाद के, वो आजकल वो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है।
क्या ये नक्सलिज्म को रिप्लेस करना चाहती है कि नक्सलिज्म समाप्त हो रही है तो अब हम वो हथकंडे अपना लें जो नक्सली अपनाते थे? कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। देश को जिस तरह से देश की छवि को धूमिल करना अपने जन्म से अधिकार मानते हैं राहुल गांधी, हर बात पर जो है हर मौका मिलता नहीं है विदेश में जाकर जो है कभी हमारे लोकतंत्र पर तंज कसते हैं तो कभी जो है इलेक्शन कमीशन पर, और हर हफ्ते जो है अपना विषय बदल देते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जो हुआ AI समिट के दौरान, उससे स्पष्ट रूप से अब ये अगर देखिए, एक तो हो गया जो हुआ वो हुआ। अब उनको भी पता है कि इंडी अलायंस के अंदर ही उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि हर अलायंस पार्टनर जो है उनकी निंदा कर रहा है। इसके बाद भी जिस प्रकार से वो डटे हुए हैं, आखिर कांग्रेस की राजनीति आगे कहाँ जा रही है? क्या अब पार्लियामेंट में इस तरह से वस्त्र उतारेंगे ये लोग? क्या टीवी डिबेट पे उतारेंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं विकृति की पराकाष्ठा इस कांग्रेस पार्टी में अब नज़र आ रहा है। और कोई अर्बन नक्सल हो ना हो इस वक्त देश में, राहुल गांधी ने मान लिया है कि उनकी राजनीति केवल अर्बन नक्सली हथकंडे अपनाकर आगे बढ़ सकती है। ये चिंता का विषय है। अब उनकी राजनीति तो किस तरह की है पता नहीं, लेकिन जनता के दिल तक नहीं पहुंच रही, ये चुनावी नतीजे ज़रूर बताते हैं। मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने अपनी पुस्तक में भी जो इसका आर्थिक पक्ष, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसके बारे में लिखा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से जनजातीय लोगों को, ट्राइबल लोगों को भड़काया गया था कि जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, ये सब कुछ छीन लेंगे, क्या अब ये नक्सलवाद ख़त्म होने से उन्हें भी ये बात पता चल चुकी है कि इनका विकास रोका गया है? और क्या आपको लगता है कि ये नक्सलवाद ख़त्म होने से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अब तस्वीर कैसे बदलेगी? देखिए, निश्चित रूप से जब 100 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो नक्सली प्रभाव में थे अब तक, और जिसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, जब वो डिस्ट्रिक्ट जब मुख्यधारा में शामिल होंगे तो उसका एक बड़ा असर हमारी इकोनॉमी पर नज़र आएगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पष्ट टारगेट दिया है 2047 तक विकसित भारत का। अब उस वक्त हमारी इकोनॉमी किस लेवल पर होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि एक उछाल आने वाली है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है 40 माले की बिल्डिंग का, तो सबसे अधिक मेहनत जो है वो बेसमेंट, अंडरग्राउंड वर्क और पहले 2 फ्लोर तक होती है। उसके बाद 40-50 फ्लोर जो है वो बहुत जल्दी बनती है। तो भारत की इकोनॉमी अब उस लेवल पर पहुंच रही है जब 2030 में वो 2 फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। और हर व्यक्ति को पता है जिस प्रकार से इकोनॉमिक, भले वो ट्रेड डील्स हो, FTAs हों, जिस प्रकार से कम 37 देशों के साथ पिछले 2 या 3 वर्षों में साइन हुए हैं, पूरे विश्व को पता है कि बहुत बड़ा उछाल हमारी इकोनॉमी में 2030 के आसपास आने वाला है। तो कहाँ किस लेवल पर होगी 2047 में हमें पता नहीं। $25 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर $35 ट्रिलियन इकोनॉमी तक कहीं भी हो सकती है। लेकिन उसकी तैयारी में अब हमें ये समझना होगा कि Tier 1 और काफ़ी हद तक Tier 2 सिटीज़ भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक पुश अब Tier 3 सिटीज़ और ग्रामीण इलाकों से आने वाले हैं। तो उस दृष्टि से ये 100 डिस्ट्रिक्ट जो हैं बहुत अहम हो जाते हैं। ये जो है टॉर्च बेयरर्स होने वाले हैं आगे के विकास के लिए। और अगर आप वहाँ आगे की प्लानिंग देखें तो गढ़चिरौली जो कि वन ऑफ द वर्स्ट इम्पैक्टेड, वहाँ अब जो है देवेंद्र फडणवीस जी भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्टील प्लांट खड़ा करने वाले हैं 10,000 करोड़ की लागत। तो गढ़चिरौली इन द कमिंग ईयर्स विल बी नोन एज इंडिया स्टील सिटी। बस्तर में जहां केवल जो है नक्सली हमले की वजह से वो चर्चा में होता था, अब बस्तर ओलंपिक्स हो रहे हैं। इस बार दूसरा संस्करण हुआ और गृह मंत्री अमित शाह जी विशेष रूप से वो 2-3 दिन उस समय वो बस्तर ओलंपिक्स में बिताते हैं, क्योंकि कई जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक्स नक्सल्स होते हैं जिन्होंने नक्सलवाद को त्यागा है, जो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और जो आगे जो है नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है कभी गलत मार्ग पे जाएं। तो उनको प्रेरणा देना भी सरकार अपना दायित्व मानती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समय है। मैंने कुछ रिसर्च किया था, 1-2 आर्टिकल्स भी लिखे हैं इसमें। हालांकि ये बहुत प्रारंभिक समय है, स्पष्ट तरीके से बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 वर्षों में 0.4 to 0.5% GDP का उछाल, एक एडिशनल उछाल केवल इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जो एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उससे हो सकता है।
और स्वाभाविक है कि रिवर्स माइग्रेशन की प्रक्रिया भी होगी शुरू। जैसे जैसे हमारे सिटीज़ जो हैं वो क्लटर्ड होते जा रहे हैं, लोग चाहेंगे कि नए जगहों पर बसें। अब जैसे गढ़चिरौली में अगर स्टील प्लांट आता है, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो लोग बिल्कुल, वापस पहुंचेंगे, क्योंकि बिल्कुल। बाहर ही इसलिए निकलते हैं। दूसरा, जो नक्सलवाद जैसी समस्याओं से ग्रसित क्षेत्र थे, वहां पे लोग इसलिए भी बाहर निकलते थे कि वहां डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता था। तो एक यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, सरकार जो है इस बात को लेकर कॉन्शियस है, अवेयर है कि एक रिहैबिलिटेशन प्लान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी आतंकवादी सोच को पर प्रहार करते हैं तो वो पूरी तरह से जो है जहन से नहीं जाता है। तो एक मैसिव रिहैबिलिटेशन प्लान जो है वो निश्चित रूप से वो जोन वाइज हर स्टेट के लिए एक रिहैबिलिटेशन प्लान तैयार है और उसको चल भी लागू रहा किया है। जा छत्तीसगढ़ में जी। देखा भी है हमने कि किस तरह से उनको रिहैबिलिटेशन के लिए, चाहे वो नक्सलवाद पीड़ित हों, चाहे वो नक्सलवाद छोड़कर आए हों, उनके लिए बनाए गए हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कि वो किस गर्त में थे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो रेड जोन एरिया कभी कहा जाता था भारत का, वहां से अब हमें रैपिड डेवलपमेंट एरिया के तौर पे बिल्कुल। हमें नजर आने वाला है। और नक्सलवाद की इस मुहिम में ये कहना पड़ेगा कि अमित शाह जी ने जो प्रण लिया था वो प्रण पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय है कि जिन लोगों को विकास से हटा दिया गया था, जोड़ने मुख्य धारा से हटा दिया गया था और नक्सलवाद की चपेट में लिया गया था, उन लोगों को अब नई जिंदगी दिखाई दे रही है, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी तुहिन जी ने खुद भी बोला है कि अब लोग रिवर्स माइग्रेंट होगा, लोग जो छोड़ छोड़ के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जहां पर नक्सलवाद था वहां से जा रहे थे, अब वो वापस लौटेंगे अगर वहां पर डेवलपमेंट होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत के विकास के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप यहाँ पर आए तुहिन जी, धन्यवाद। आपने पूरी चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे संवाद करने में बड़ा आनंद आया। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।